तो सबसे पहले तो लॉकडाउन में अपना जोश बनाए रखो और पढ़ते रहो। उम्मीद है बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम फिर से मिल सकेंगे अपनी फिजिकल क्लास में, और जैसे पहले पढ़ते थे उस तरीके से पढ़ पाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम आज का अपना नया चैप्टर। यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा अभी तक आपको बताया मैंने कि हर चीज़ फिजिक्स में मोशन होती है। तो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, वो भी सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हम बाद में हमें चार्ज का मोशन पढ़ना था। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं, एक चैप्टर था, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ खत्म नहीं होती। असल में क्या था, हमको पढ़ना है चार्ज का मोशन, और वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो वो चार्ज मूव क्यों करता है उसके बारे में वो बेसिक था कि किस तरह की फोर्सेस उस पर लगती हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा या पोटेंशियल में पढ़ा। उसके दो हमने अलग अलग नज़रिए देखे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि उस पर फोर्स एक्ट होती है जिसकी वजह से वो चल सकता है फ्यूचर में, और हमने पोटेंशियल वाले में ये देखा कि उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसकी वजह से भी वो आगे मूव कर सकता है, आगे चल सकता है। क्लियर। तो हमने ये दो बातें देखी जिसकी वजह से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो चल जाएगा, और अब इस थर्ड चैप्टर में आकर के वो इलेक्ट्रॉन चल पड़ा है। तो अभी देखते हैं कितना, अगर इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा तो क्या चीज़ होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन चल पड़े तो उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चीज़ जो बहती है उसे करंट कहते हैं। कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है उसे करंट कहते हैं, जो बहती है उसे करंट कहते हैं। अगर पानी चलता है तो उसे वाटर करंट बोलते हैं। अगर इंसान चलता है तो उसे ह्यूमन करंट बोलते हैं। कुछ भी जो चीज़ चलती है, अगर एयर चलती है तो उसे एयर करंट बोलते हैं। जो भी चीज़ चलती है उसका मतलब होता है, उसको करंट कहते हैं। मतलब करंट का अकेले का मतलब सिर्फ टू फ्लो होता है। तो करंट का मतलब वैसे बिजली नहीं होता। लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी से मतलब आता है कि जब इलेक्ट्रॉन का करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन चल पड़े तो कहलाता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हिंदी में इसको हम बिजली बोलते हैं। तो वो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, खाली करंट नहीं होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगा, एक चार्ज चलेगा, और जब चार्ज चलता है तो उसे करंट कहते हैं। तो करंट कितना बनता है, चार्ज के चलने से करंट कितना बनता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। थोड़ा अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ उतना दिक्कत नहीं है कि आपको क्वेश्चन उतना अभी तक खैर इस पर डायरेक्टली नहीं आया है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई बार पूछ लिया जाता है। देख लो, तो करंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम। कोई चार्ज किसी जगह से, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम होकर के निकल जाए उसे कहते हैं करंट या इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर सपोज ये एक वायर रही हो, इस वायर को मैं क्रॉस सेक्शन कट करूं और यहाँ पर बैठ जाऊं। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, वायर को काट दिया, बीच में ट्रांसपेरेंट सी फिल्म लगा दी जिससे हमको इलेक्ट्रॉन अगर दिख सकता होता। वैसे कोई देख नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फिर भी अगर दिख सकता होता तो हम वहाँ बैठे हैं और हम गिन रहे हैं बैठ करके वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बह करके उसमें से जा रहे हैं या कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के जा रहे हैं। तो हम उन्हें काउंट कर लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उस पर हर एक इलेक्ट्रॉन हमको चार्ज मालूम है, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा वो n इंटू ई। क्यों कितना हो जाएगा, n इंटू ई अपॉन कितना देर तक हम वहाँ बैठे। सपोज हम 10 मिनट तक वहाँ बैठे थे, 10 मिनट में वहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो 10 मिनट से, तो क्या मिल जाता है, उस चीज़ को हमने फिजिक्स में करंट कहा हुआ है। ठीक, उस चीज़ को हम करंट बोलते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वहाँ से पास करके चला गया। देखो ये सब चीज़ हमने नाम रखे हुए हैं, इनका ऐसे कोई भगवान ने नहीं बताया मुझे करंट क्या होता है, वो हमने बनाया। तो हमने उस चीज़ को कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज वहाँ से पास कर जाएगा पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या कह देंगे, करंट। और फिर इसकी एक यूनिट भी बनाएंगे। देखो फिजिक्स में हर चीज़ की यूनिट बनाते हैं उसको एक अलग पहचान देने के लिए। तो इसकी जो यूनिट बनाएगी उसका नाम दिया गया एम्पेयर, उसका नाम एम्पेयर रख दिया गया। वैसे ये कूलम पर सेकंड बनता है, कितना चार्ज पास किया वो कूलम, और पर सेकंड उससे हो जाएगा तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा। ये थोड़ा और बेसिक यूनिट में था, लेकिन इसको हमने अलग से एक और नाम भी दे दिया गया एम्पेयर, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के उस नाम पे है जिसने काफ़ी वर्क किया इस फील्ड के अंदर। तो ये फील्ड सिर्फ ऐसे ही डेवलप की गई है इंसानों के द्वारा। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बना करके रख ली गई हैं जिन्हें हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कई बार इकट्ठी यूज़ होती हैं, इसको एक अलग ही नाम दे देते हैं हम। जैसे ये चार्ज जो है पर यूनिट टाइम का काफ़ी काम का होता है, तो इसका मैंने एक अलग नाम दे दिया आई, यानी करंट। ठीक, ऐसे यूनिट क्या होती हैं इसकी, एम्पेयर होती हैं। तो अभी मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, उस क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पार होकर के जा रहे हैं, इधर से उस तरफ निकल गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। हम क्रॉस सेक्शन पे बैठे थे, क्रॉस सेक्शन या समझ लो सिंपल दरवाजे पे हम बैठे थे, तो उसके अंदर घुस गए 20 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन वापस निकल गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए, टोटल कितने गए, 50 इलेक्ट्रॉन। तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बना, 15 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ 19, और हम वहाँ बैठे थे 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड में ये सब हुआ था, तो हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया 10 सेकंड से, तो रिजल्ट कितना आया, 2.4 10⁻⁻19 एम्पेयर। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में मिल सकते हैं, कॉम्पिटिशन में अभी तक इस तरह क्वेश्चन नहीं आया है। क्लियर है।
तो इससे क्या होता है, हम वैल्यू निकालते हैं। एक और चीज़, अगर दो चार्ज अपोजिट हो, मतलब एक तरफ तो क्या हो रहा है, हमने इसी तरफ 20 इलेक्ट्रॉन भेज दिए और साथ में उसी तरफ 20 प्रोटॉन भी भेज दिए, तो अगर हम प्रोटॉन को देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन, मतलब दोनों में से किसी एक को आप पलट करके डायरेक्शन भी पलट दो और साइन भी पलट दो। मतलब दोबारा क्लियर करता हूँ, मतलब ये दरवाज़ा है, एक कोई दरवाज़ा है जहाँ पे हम बैठे हो, तो उधर से इधर निकल के अंदर घुसे हैं कितने, 20 इलेक्ट्रॉन घुसे हैं, और साथ में क्या घुसे हैं, 20 प्रोटॉन भी अंदर ही घुसे हैं। तो नेट क्या घुसा है अंदर, जीरो। नेट जीरो हुआ ना, 20 प्रोटॉन का चार्ज और 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेट क्या हुआ, जीरो। ये तो हमें फिजिकली समझ में आया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं हम, मैथमेटिकली हम ये मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन तो गए, लेकिन जो 20 प्रोटॉन गए हैं उसको हम ऐसे देख लेते हैं कि 20 प्रोटॉन अंदर नहीं, 20 इलेक्ट्रॉन वापस गए हों, मतलब उससे हमने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मान लिया और साथ में डायरेक्शन में क्या कर दी, उसकी रिवर्स कर दी। तो ऐसा करके हम उसको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। या इसका दूसरा नजरिया भी था, अगर आप उसे पॉजिटिव से देखते तो 20 प्रोटॉन गए हैं, उससे पहले 20 इलेक्ट्रॉन भी गए थे, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को पलट के प्रोटॉन मान लो, चार्ज को पॉजिटिव मान लो, तो डायरेक्शन में क्या करनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी। वो अंदर गए थे तो क्या मान लो, इसको बाहर। तो फिर आप इसको इसी कॉन्सेप्ट को यूं भी देख सकते हो कि 20 प्रोटॉन अंदर और 20 प्रोटॉन बाहर। तो इस तरफ 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन दोनों का इस तरफ जाने को आप ऐसा देख सकते हो कि या तो 20 प्रोटॉन अंदर और 20 प्रोटॉन बाहर गए हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिवर्स कर दो, उनका साइन भी पॉजिटिव मान लो, या यूं मान लो कि 20 इलेक्ट्रॉन अंदर और 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आए हो, प्रोटॉन का भी साइन रिवर्स कर दो चार्ज का और डायरेक्शन भी रिवर्स कर दो। तो आप उसे उल्टा करके देख सकते हो। ये चीज़ का क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, आपको आपकी बुक्स में ही मिल सकते हैं, अभी तक एग्जाम मेन उसमें नहीं आया है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो सकता है जो क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो फिर से वही बात देखो, ये चीज़ फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा अगर आपको याद हो जैसे वेलोसिटी में होता था, उसमें क्या था कि चेंज इन या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसीलिए जो ये फॉर्मूला हमारा बना है, अगर आप टोटल चार्ज ले लोगे अपॉन टोटल टाइम ले लोगे तो वो फॉर्मूला दरअसल इंस्टेंटेनियस करंट का होता है ना, सॉरी एवरेज करंट का होता है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो करंट का फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से dq/dt भी होता है। ये इंस्टेंटेनियस का है, एवरेज का है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस का है एक स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम। ठीक, तो अगर कहीं कल को हमको टोटल चार्ज वापस पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा आया हुआ है, ये उल्टी तरह क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट में, मतलब चार्ज निकलवाया है और करंट वेरिएबल दिया हुआ था। तो अगर चार्ज निकलवाया, करंट वेरिएबल दिया हुआ था, उस केस में टोटल चार्ज वो हमसे निकलवाते हैं। अगर तो करंट वेरिएबल है तो फिर तो फॉर्मूला ये काम करेगा, यानी I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टोटल चार्ज। अगर करंट वेरिएबल हो, और करंट वेरिएबल ना हो फिर सिंपल आप करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वो चार्ज बन जाएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पहले आ चुका है। तो समझे पॉइंट। तो इंस्टेंट ये बिल्कुल ठीक जैसे वेलोसिटी के साथ था, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज करंट टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट dq अपॉन dt, और उसका ठीक उल्टा जैसे वहां भी यूज होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप इतना ही बेसिक है, इस पे क्वेश्चन आने का सार ज्यादा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी क्या था हमारे पास, पहले करंट कहते किसको हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी आपने ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा हुआ, V = I × R। ज़्यादा डिटेल में उसकी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको अभी जब क्वेश्चन आएंगे नंबर लाएंगे तब कर लेंगे। अभी डायरेक्ट दूसरी जगह पे चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे चलते हैं। देखो, अच्छा ओम्स लॉ सिंपल था क्या, ओम्स लॉ हमको रिलेट करता था रीजन और इफेक्ट के साथ को रिलेट करता। रीजन मतलब क्या था, इफेक्ट क्या था, करंट, यानी चार्ज का चलना। और वो क्यों चला है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से रिलेट करता था हमारा ओम्स लॉ। ठीक वही होता है ना कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कितना करंट आएगा, और वो उसकी जिसमें से वो करंट चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, रेजिस्टेंस थी। अगर आपको याद हो, उसका खुद का एक फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, ρL/A। तो ये फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए, बाकी काम अभी देख लेंगे। 10th से सिर्फ आपको इतना बेसिक चाहिए। V = I × R था, ये हमारे पास रिलेशन था कि करंट की जो चलता है, यानी चार्ज जो चलता है किस वजह चलता है, अभी तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चल रहा है। फोर्स वाले में चलता फोर्स की वजह से भी है, वो एक अलग नजरिया है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी देखो इस वैसे हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें वो रिलेशन ही देखने वाले हैं कि आप पोटेंशियल को, यानी कि एनर्जी वाले कंसिडरेशन को, यानी एनर्जी वाले हिसाब को आप फोर्स वाले हिसाब के कैसे रिलेट करते हो। उन दो डिफरेंट नजरिए हैं वो आपस में कैसे रिलेट होते हैं, कि क्योंकि चार्ज तो फोर्स की वजह से भी चलता है
है और चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी चलता है। तो वो आपस में कैसे रिलेट होते हैं, ये पहला टॉपिक उसी के बारे में है। और इससे कन्फर्म एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, या तो वो 1 मार्क, ज़्यादातर केस में मतलब 80% चांस तो है कि 1 मार्क क्वेश्चन आता है छोटा सा, लेकिन कई बार 2 नंबर की डेरिवेशन भी आई हुई है। तो ये बोर्ड में तो बहुत जरूरी है, बोर्ड तो आ ही जाता है। कंपटीशन में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत वास्ट होता है। करंट के हिस्से में एक क्वेश्चन आना है, वो कहीं से भी आ सकता है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन बोर्ड में आएगा जरूर इसमें से क्वेश्चन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया भी क्या था, किस लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस, पहला हम सिर्फ पहला नजरिया देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एनर्जी की वजह से चार्ज चलता है। तो V अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, V इक्वल टू I इंटू आर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वैसे फॉर्मूला उल्टा था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्योंकि करंट तब बढ़ता है जब वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ने से करंट नहीं बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, करंट के बढ़ने से वोल्टेज नहीं बढ़ता है। यही उसका बेसिक भी था ओम्स लॉ का, क्योंकि डेफिनेशन यही है। क्योंकि इसमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। खैर उसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल टू I इंटू आर हमारे पास एक रिलेशन आता है, इसको हमने ओम्स लॉ कहा हुआ है। किस लिए है कि अगर मेरे पास ये तार हो, इसके दोनों एंड के क्रॉस मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दूं तो इसमें से कितना करंट पास होकर के जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो तार है ये किस तरह की है, क्या इसकी ज्योमेट्री है और ये किस मटेरियल से बनी हुई है। तो वो फैक्टर जो इसकी ज्योमेट्री और इसके मटेरियल को अपने अंदर समेट के रखता है उसे रेजिस्टेंस कहते थे। याद है आपको, R क्या था, रो L बाय ए। L इसकी लंबाई, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो एक तरह से एक वायर करंट के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाईवे होता है जिस पे से वो चल के जाता है। ठीक, तो कितना तेज इलेक्ट्रॉन उसमें चल के जाएगा, सबसे पहली बात है कि उसके पास व्हीकल कैसा, कितना डिफरेंस कैसा पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उसकी सड़क कैसी है, वो हाईवे कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका रास्ता बहुत लंबा है तो करंट कम हो जाएगा, कि वो इन्वर्सली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, उसे समय ज़्यादा लगेगा। रास्ता लंबा होने से करंट पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दूसरा जो पॉइंट फैक्टर है उसका एरिया कितना, यानी कि वो जो रास्ता है, वो जो हाईवे है, अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो आप समझ सकते हो कि उस पर ज़्यादा करंट बह सकता है, क्योंकि ज़्यादा तेज वो चलेगा। अगर रास्ता चौड़ा हो तो ज़्यादा चल सकता है करंट उसमें से। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक इंसान की तरह समझो, अगर उसे एक तंग रास्ता मिलेगा, टाइट रास्ता मिलेगा तो फिर वो कम हो जाएगा। अगर खुला रास्ता मिलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लंबा रास्ता होगा तो भी कम हो जाएगा, छोटा रास्ता होगा तो जल्दी से भाग जाएगा। तो ये L और A में वो दोनों फैक्टर होते हैं कि किस वजह से, किस तरीके से उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। एक और फैक्टर जो है हमारा रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है, अगर उसको उसी तरीके से समझें, रिलेट करें तो, कि वो हाईवे बना किससे हुआ है। अगर वो हाईवे जो है कच्चा है तो आप समझ सकते हो स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम स्पीड होगी। अगर वो हाईवे बढ़िया है, सीमेंटेड है, बढ़िया रोड है, उस केस पे क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो वो रेजिस्टिविटी के फैक्टर में आता है। ठीक, तो अभी तो हम बात करते हैं पूरी सड़क की, ये होता है हमारा सिंपल ओम्स लॉ। ये 10th क्लास का पार्ट था। 12th का पार्ट क्या है, इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यानी कि अगर हम उसके अंदर घुस जाएं, देखो अगर इसको मैं पूरे को एक रेजिस्टर मान रहा हूँ, ये पूरी हमारी एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, इसमें से करंट पास करके जा रहा है। यहाँ पोटेंशियल हमने एक डिफरेंस लगाया V डिफरेंस लगाया, I करंट गया, R इसकी टोटल रेजिस्टेंस थी। ये तो पूरी तार में हुआ। मैं पता करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको तोड़ते 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 एक स्मॉल एलिमेंट पे पहुँच जाऊँ तो उस एलिमेंट के अंदर क्या हुआ, यानी अगर अकेले इलेक्ट्रॉन की हालत देखी जाए तो उस पर क्या हुआ, वो क्यों चला। अभी तो हमने क्या बताया, सभी इलेक्ट्रॉन का ग्रुप एक साथ हमने उठाया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन किस वजह से चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलते हैं, और R उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को अगर हम उठाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों चल रहा है, इसको ऐसा क्या हुआ कि ये चल पड़ा, तो वो बनती है हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर हम बिल्कुल बेसिक में पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर के पता चलता है कि वो क्यों इलेक्ट्रॉन चल रहा है, किस वजह चल रहा है और कितना उसकी स्पीड होगी, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो कैसे पहुंचे हम वहां तक देखना। हमने इस R का फॉर्मूला खोल लिया, R क्या होता है, रो L बाय ए, और उसके बाद मैंने V को L से डिवाइड कर दिया, V अपॉन L हो गया। तो V अपॉन L अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता था, V होता था, तो ये dl नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसको लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस L को मैंने V के नीचे भेजा और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, और I के नीचे एरिया आ गया, यानी कि टोटल करंट अगर मैं पूरे एरिया से डिवाइड कर दूं, देखो अभी तो मुझे पूरे दरवाजे का मालूम पड़ रहा है, पूरे दरवाजे में से 50 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो मैंने सारे एक साथ देखे,
सारे एक साथ देखे। अब मैं उस दरवाजे के एक छोटे से कोने पे पहुंच गया, जैसे स्ट्रेस वाला इफेक्ट था, अगर इंडिविजुअल मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल पे कितनी रेजिस्टिंग फोर्स लगा सकता है, चीज़ तो वो होती है स्ट्रेस, लेकिन निकालते कैसे हैं उसको हम, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया से। मतलब फिजिकल मतलब क्या है कि इंडिविजुअल बॉन्ड कितना फोर्स लगाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देख तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को रहे हैं, लेकिन निकाला कैसे हमने उसको, टोटल करंट यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया। तो इनडायरेक्टली अब हम कहाँ पहुँच गए, उस एक इलेक्ट्रॉन पे पहुँच गए, उसके इफेक्ट पर पहुँच गए, और उसका नाम दिया जा रहा है जे। जे कहते हैं हम करंट डेंसिटी को, जे का नाम होता है करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट। तो एक हमको अब ये रिजल्ट मिल रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चलना देखें तो वो रो पर यानी कि रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे आप, तो फिर जे यानी कि करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जिस चीज़ से एक बार वो हाईवे बन गया वो तो उसी से बना रहेगा। एक वो तार जिससे बनी, जिस मटेरियल से बनी हुई है, वो मटेरियल चेंज नहीं होगा, आप चाहे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाओ चाहे कम लगाओ, अगर वो कॉपर है तो कॉपर ही रहना है। तो ये पॉइंट भी समझ में आया। ये क्या है, हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मोशन देख रहे हैं, वो फील्ड की वजह से हो रहा है। तो अभी कहाँ पहुँचे हमने शुरुआत की उस नज़रिए से जो पोटेंशियल यानी एनर्जी को करंट के यानी कि चार्ज के फ्लो से रिलेट करता था, वो थी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम एनर्जी वाले नज़रिए से देखते हैं कि चार्ज कितना चलता है, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम फोर्स वाले नज़रिए पहुंच जाते हैं कि उस एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगती है, उस V वोल्ट की एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगती है। फोर्स यानी फील्ड, क्योंकि फील्ड ही तो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो उस हम फोर्स वाले नज़रिए पे पहुंच गए। ये बन गया हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बन गया। तो इसको बाद हमने इस रो को, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं, E बाय रो कर देते हैं, और 1/रो, रो था रेजिस्टिविटी, रो का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा हो जाता है हमारे पास कंडक्टिविटी, रो था रेजिस्टिविटी, सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी, रो था रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, ये पॉइंट उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। था हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, जे यानी करंट डेंसिटी, फिजिकली एक इलेक्ट्रॉन का मोशन किस पे डिपेंड करता है, उसकी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उस तक पहुँचेगी। आप पूरे पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पूरी तार में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन चल पड़ता है। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हो गई। और पहले क्या था, माइक्रोस्कोपिक में क्या था, हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं एक साथ। हमें नहीं पता इंडिविजुअल पे क्या हुआ, पर हमने सारे एक साथ देखे तो क्या था, माइक्रोस्कोपिक, वो 10th क्लास थी। तो ये समझ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और चीज़ है, एक और होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या है कि भाई, क्या इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से ही करंट आता है, फिर उसको हम थोड़ा समझते हैं। कोई भी वायर हो, कोई भी हमारे पास मेटेलिक वायर हो, अगर आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन चलते नहीं हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था बोर्ड में कई बार कॉन्सेप्चुअली, क्या ऐसा होता है। तो अगर कोई हमारे पास मेटेलिक वायर है, उसे आपने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, सिंपल छोड़ रखा है, तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन फिर रेस्ट पे होते हैं? तो उसके बारे में जब स्टडी किया गया तो एक बात सामने आई कि असल में 0 केल्विन से ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होता, कोई बॉडी रेस्ट पे नहीं होती 0 केल्विन से ऊपर। हम भले ही जैसे भी खड़े हों, पर हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं एटम्स अंदर, वो रैंडमली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। तो 0 केल्विन से ऊपर कुछ भी चीज़ रेस्ट पे नहीं होती, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते। तो फिर ऐसा क्या होता है कि अगर आपने तार को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, फिर आप उसे टच करते हो तो शॉक नहीं लगता, झटका नहीं लगता, ऐसी वजह क्या है? तो उसको जब पढ़ा तो समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन दरअसल होते हैं उनके पास एक वेलोसिटी होती है, इसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। वो किस कारण से है? वो वहाँ के टेम्परेचर की वजह से है, क्योंकि तो कहीं भी टेम्परेचर 0 केल्विन तो हो नहीं सकता। अगर 0 केल्विन हुआ तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब रुक जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, सब खत्म। तो हम जहाँ भी उसको देख रहे हैं वो 0 केल्विन से ऊपर तो है ही। अगर वो 0 केल्विन से ऊपर है तो वहाँ कुछ उसके पास हीट की वजह से एनर्जी है, तो उसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, यानी उसके पास एक वेलोसिटी है जो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आई हुई है।
समझे? वो बनी हमारे पास थर्मल वेलोसिटी, वी थर्मल से उसको डिनोट करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये कभी भी जीरो नहीं होती, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, अच्छी खासी बड़ी होती है थर्मल वेलोसिटी की। असल में कुछ एनालिसिस में हम इसको गैस की तरह डील करते हैं, गैस मान के डील करते हैं। जो गैस की जो वेलोसिटी आती है आर में √3 kT/m, इसकी भी हम वही मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू भी सेम होती है। गैस वाले जो लॉज है उसकी तरह डील किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को गैस मान लिया जाए तो फिर कितनी इसकी वेलोसिटी होती किसी टेम्परेचर पर, तो वो ये उसी रूल के हिसाब से अच्छी खासी बड़ी होती है। जैसे आपने कहा कि नॉर्मली भी हम अगर एयर पार्टिकल्स देखें तो कितनी होती है, 326 के आसपास होती है, तो अच्छी खासी बड़ी होती है जो थर्मल वेलोसिटी हमारे पास होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कहीं नहीं जा रहा होता, क्योंकि वहाँ पे आयंस भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन चलता है भिड़ता है, चलता है भिड़ता है, घूम फिर के जहाँ से चला था वहीं आ जाता है, तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आ गया था। इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी बनी, 0। उसके पास एक थर्मल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन चल बहुत तेज रहा है, लेकिन जितना वो तेज चलता है उतना जल्दी वो आयंस से आके भिड़ जाता है। भिड़ने के बाद फिर वापस आया था घूम फिर करके, जहाँ था वहीं का वहीं है। इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चल के नहीं जा रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट में है। लेकिन आप कोई क्रॉस सेक्शन कट कर दोगे तो बाहर कोई नहीं आ रहा। ठीक वैसे जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे भाग रहे हैं, कोई कहीं भागे कोई कहीं भाग गया, लेकिन दरवाजे से बाहर कोई नहीं आ रहा, तो क्या लगेगा कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई बच्चे कहाँ चल रहे हैं। जो कोई इंसान सिर्फ दरवाजे को देख रहा हो उससे क्या लगेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा, कोई बच्चा चल नहीं रहा, कोई करंट तो वहाँ पे है नहीं, तो उसको ऐसा सिर्फ फील होता है। असल में बच्चे वहाँ पे क्या है, बहुत रैंडम मोशन में होता है। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बड़े ज़बरदस्त मोशन में होता है, लेकिन ओवरऑल कोई कहीं नहीं जा रहा, घूम फिर करके इससे उधर से बात करके वापस आकर के अपनी सीट पर ही बैठ जाता है। तो ये था हमारे पास थर्मल वेलोसिटी। फिर इलेक्ट्रॉन चलता किस वजह से है और फिर करंट आता क्या है, तब क्या होता है। तो करंट जब चलता है, करंट जब आता है यानी जब आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो, तो फिर उसी इलेक्ट्रॉन के पास एक और वेलोसिटी आती है जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तब आती है जब आप उसे बैटरी से जोड़ देते हो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए। मतलब ये कि उसे घसीट कर, ड्रिफ्टिंग मतलब घसीटना, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड घसीट करके आगे लेके जा रही होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को घसीट के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही होती है, आगे लेके जा रही होती है। ठीक जैसे बच्चे वही क्लास में लड़ाई कर रहे हैं और टीचर आए और बच्चे को पकड़ के घसीट के बाहर लेकर के जाएं। अब बच्चा उतनी तेज़ तो नहीं भागा ना, जितना तेज़ वैसे भाग रहा था जब वो शरारत कर रहा था, तो अब एक सीट से सीट पे 1 सेकंड में पहुंच जाता कूद करके, और अब टीचर आ गए हैं, उन्हें पकड़ खींच करके बाहर निकाल रहे हैं, अब तो घसीटते हुए बाहर जाएगा ना वो। तो इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उतनी तेज़ तो नहीं होगी, क्या पता सर को 15 मिनट लग जाए बाहर निकालने के लिए दरवाजे में से। तो ये वही काम इसके साथ भी होता है। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट आता है, थर्मल की वजह से करंट नहीं आता है। थर्मल का एवरेज कितना होता है, 0। समझे? तो जब वो ड्रिफ्ट कर रहा होता है बिटवीन एनी टू कोलिजन, मतलब अगली बार भिड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन निकला, तेजी से भागा, अभी जस्ट भिड़ करके दूसरे आयन की तरफ भिड़ने के लिए जा रहा है, तो उस दौरान यहाँ से यहाँ के दौरान उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, वो होती है m/a यानी E/E। वहाँ से एक एक्सेलरेशन आती है E/E/m = तो इस फोर्स से, इस एक्सेलरेशन से वो उस दौरान चलता है जिस दौरान वो कोलाइड नहीं कर रहा होता, मतलब अभी यहाँ पे भिड़ करके अगले के पास जा रहा है भिड़ने के लिए, तो उस दौरान वो सीधे रास्ते पर नहीं जाता, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ऐसे जाता है, घूमते हुए जाता है, अगले कोलाइजन तक जाता है। तो थोड़ा वो पहले वाले पॉइंट से आगे बढ़ चुका होता है, यानी कि थोड़ी देर के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन दरअसल उस पॉइंट से थोड़ा आगे आ चुका था जहाँ पर वो पहले था। कब? बैटरी अप्लाई करने के बाद। अगर आप बैटरी अप्लाई नहीं करते तो फिर वहीं पहुँच जाता रैंडमली जहाँ पे था शुरू में, 0 हो जाती है एवरेज, लेकिन अभी एवरेज 0 नहीं होती है। इस एवरेज को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट जितना एवरेज ड्रिफ्टिंग उसकी हुई है अपॉन टाइम, वो क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक और बात जैसे बताया, थर्मल वेलोसिटी बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो चल रही है वो बॉडी, उसकी जो वेलोसिटी है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, तो उसमें हमने इक्वेशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v=u+at। तो ये क्यों लग गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया। कांस्टेंट नहीं अप्लाई करोगे तो फिर ये भी यूज़ नहीं होगा, फिर कुछ हो रहेगा। ये बात जहाँ से डेरिवेशन होती है बस वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। आया नहीं है कॉम्पिटिशन में आज तक कोई भी, लेकिन आ सकता है। तो v=u+at बन जाएगा इक्वेशन। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ
तो U क्या होगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल मतलब तब जब एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हुई थी उस पर। जब आप एक्सेलरेशन मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई थी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई थी तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, इसलिए U क्या था, जीरो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है, जो नई बन गई है, और ये क्या बनेगा, E। अब एक एवरेज क्या बनेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एवरेज से क्या आता है, बाहर आता है। E कैपिटल E अपॉन M इंटू एवरेज ऑफ T को टो कहते हैं। टो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, यानी ये एवरेज टाइम है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो अब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहाँ बहुत सारे आयन्स है, एक से भिड़ा अभी अगले से भिड़ेगा, फिर अगले से भिड़ेगा, ऐसे भिड़ते हुए चलता है। तो जब वो भिड़ते हुए चलता है तो कभी तो जल्दी भिड़ जाता है, कभी टाइम लगता है भिड़ने में। तो इसीलिए हमको, हमारे पास कोई फिक्स टाइम तो है नहीं कितनी देर के बाद भिड़ेगा, तो हमने उन सभी टाइम का एवरेज मान लिया, उसे कह दिया टो रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि ऑन एन एवरेज वो टो टाइम के बाद आपस में कोलाइड करते हैं। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकाला। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई। अब एक और चीज़ है इसमें, अभी तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में, लेकिन निकालना तो क्या था हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो करंट है ना। तो पहले करंट निकालते हैं कितना होता है, फिर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कितना फिर करंट आएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये था। अभी तो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन फील्ड अप्लाई कर देने के बाद किस स्पीड से चलता है। तो उसके हमारे पास दो जवाब हैं। एक तो थर्मल वेलोसिटी चलता है जो बहुत तेज होती है, लेकिन वो भिड़ने की वजह से नेट जीरो होती है। एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की उस पर डिपेंड नहीं करती। थर्मल वेलोसिटी डिपेंड करती है वहाँ टेम्परेचर कितना है, यानी थर्मल वेलोसिटी तब चेंज होगी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब चेंज होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो इसमें एक और फैक्टर भी है, अभी उस पर भी आएंगे। तो अभी हम निकालना चाह रहे हैं, फिर वेलोसिटी तो आ गई। अब सवाल ये कि इस वेलोसिटी से करंट कितना आएगा। तो उसके लिए हमने क्रॉस सेक्शन लिया, मतलब इसी तरह के वायर में क्रॉस सेक्शन कट कर लिया और इसमें देखा फिर कितने इलेक्ट्रॉन पास करके जाएंगे। अगर n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो n इंटू ई अपॉन टोटल टाइम, उससे डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, करंट मिल जाएगा। तो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरत क्या है अब हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, कि उस डेल्टा टी टाइम में जितना देर तक आप उस स्टडी को किया आपने, उस देर उस स्टडी पे बैठे आप, उतनी देर में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो वो अब हमको निकालना है। देखो हमको पता होता है एक चीज़, किसी भी मेटल के लिए नंबर डेंसिटी फिक्स होती है, कितने नंबर उसमें एटम के होंगे। डेंसिटी आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा भी होगा उसमें केमिस्ट्री में, वहाँ नंबर डेंसिटी फिक्स होते हैं, कितने नंबर एटम्स होंगे, और हर एटम के हिसाब से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो भी फिक्स होता है। तो इसलिए जो स्मॉल एन होता है नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात हमको पता होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, ये बात हमको पता है, कॉपर के लिए सबके लिए मालूम होती है। तो ये n पता है, तो हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं उस n के साथ। ये कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल कैसे निकलेंगे, n इंटू वॉल्यूम से निकलेंगे, इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। तो ठीक वैसा ही फॉर डेरिवेशन जैसी काइनेटिक थ्योरी में होती है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जो इससे डेल्टा टी टाइम की दूरी पर हैं, वो सारे पार कर जाएंगे। डेल्टा टाइम की दूरी पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डेल्टा टी कितना, इसकी लंबाई कितनी बन जाएगी, वी ड्रिफ्ट इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ बन जाएगी, इंटू क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो वॉल्यूम बन गई। उस सब्स्टिट्यूट का बिल्कुल सेम डेरिवेशन से KTG वाली थी, वो सेम डेरिवेशन है। तो उसको पुट किया गया, डेल्टा टी कट गया और हमारे पास रिलेशन आ गया कि करंट इज इक्वल टू VD इंटू ई इंटू एन इंटू ए, यानी I इज इक्वल टू वीना, नाम से भी इसको याद रखते हैं, वीना, करंट इज इक्वल टू वीना। तो ये रिलेशन किसके बीच में है, ये करंट को रिलेट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। देखो जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड वाले में जो प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम क्वेश्चन में ही है, कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि पूछना क्या चाहते हैं। आंसर तो लगभग हर बच्चे को, क्योंकि डेरिवेशन तो भी फिक्स आनी है, बच्चे को रटा लगा होता है क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता होता चलता क्वेश्चन पूछा क्या यार, तो क्वेश्चन को बहुत बार घुमा देते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर वो सिर्फ ये पूछें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसकी डेरिवेशन करो, तो यहाँ तक पूछ रहे हैं। अगर वो पूछे करंट कैसे डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, तो फिर उसकी डेरिवेशन ये होती है, और वो नंबर पे डिपेंड करता है, और 2 नंबर की क्वेश्चन है तो फिर आपको यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है फिर ये आगे वाला भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, VD इंटू ई इक्वल टू एन इंटू ए। तो ये हो गया हमारे पास करंट का रिलेशन। अब करंट का रिलेशन तो एक और जगह भी आया था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में भी आया था। तो फिर अब हमने इन दोनों क्लब किया, आगे देखते हैं कुछ और निकल जाए। तो क्या किया, करंट का रिलेशन एक बार हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले रिलेशन से अलग से निकाला, पूरी कैलकुलेशन हमने फोर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से की
और करंट निकाला, और फिर एक बार माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन वहाँ चले हम पोटेंशियल यानी एनर्जी से थे, और वहाँ पे हम एक रिजल्ट तक पहुँच गए थे जो भी हमको क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर देता था करंट के साथ। तो अब दोनों चीज़ें अगर करंट ही हैं तो क्यों ना इन दोनों क्लब किया जाए। तो उस क्लब करने के लिए हमने क्या किया, ए को उससे डिवाइड कर दिया, किससे, करंट से, यानी जे बना लिया, फिर से करंट डेंसिटी बना लिया। तो ये जे का फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में भी था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और वो अब दोबारा फिर आ गया है, जे इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू ई इंटू एन, ये यहाँ फिर से आ गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम देखें तो हमारे पास उसका रिलेशन भी है अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म से। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, तो ई स्क्वायर कैपिटल ई एम इंटू टो इंटू एन, ये फैक्टर बन गया। टो क्या है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम, एन क्या है इसमें, नंबर डेंसिटी, और एम क्या हुआ इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर। तो अगर पूरा इसको बेसिक में समझें तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन का मतलब वो चार्ज कैरियर्स हैं जो भी चार्ज लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आयंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो मोस्टली चलता नहीं, इसलिए उसको तो हम लेते नहीं कंडक्टर के केस में। सेमी कंडक्टर में कुछ और चीज़ भी होती है जो चलती है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यही यूज़ होता है, लेकिन एन की वैल्यू बदल जाती है, कुछ और चीज़ उसमें ऐड हो जाती है। लेकिन अभी के लिए कंडक्टर के केस में या इंसुलेटर्स के केस में अगर कोई चल सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो वहाँ पर हम एन की वैल्यू ही पुट करते हैं, और क्योंकि वही चल रहा है तो मास भी किसका आता है, उसी का आता है। वहाँ पर मास भी उस चीज़ का आता है जो कोई और चीज़ चल सकती है। जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री में तो होल्स होते हैं, वो भी चल पड़ते हैं। तो इस पर बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए सेमी कंडक्टर के साथ मिक्स करके, जे इज इक्वल टू इस पे, और बोर्ड में तो इनमें से कहीं ना कहीं से 1 मार्क क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जे आ गया। अब जे और ई का रिलेशन वहाँ भी था, उन दोनों को कंपेयर किया तो हमको सिग्मा मिल गया, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी मिल गई। कंडक्टिविटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो जब कंडक्टिविटीज़ देखी तो किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, और टो पे, रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करती है। अब जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कांस्टेंट रहती है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी बदल सकता नहीं, अभी सिर्फ कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, और ई स्क्वायर भी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि चार्ज जो है उस पर वही रहेगा। बचा क्या, नंबर और डेंसिटी। कंडक्टर्स के केस में और इंसुलेटर्स केस में मोस्टली जो छोटे मोटे टेम्परेचर चेंजेस हम देखते हैं, जो छोटे मोटे टेम्परेचर चेंजेस देखते हैं, उन चेंजेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी चेंज नहीं करती कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। ये बात याद रखना, कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में नंबर डेंसिटी चेंज नहीं करती छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज से, जितना हम नॉर्मली देखते हैं अपनी लाइफ में। ठीक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होता है। ठीक, और सेमी कंडक्टर अलग इसी वजह से है क्योंकि उसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर पे बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। हल्का सा हीटअप करोगे चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग इसी वजह से होती हैं इन दोनों से, क्योंकि उसकी नंबर डेंसिटी चेंज हो सकती है, इनकी नहीं हो सकती है छोटे चेंजेस में। तो समझ में अब बचा टो। तो इस टो से अगर हम देखें तो क्या होता है, देखो वैसे तो हमको लगता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वैसे लगता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो सकता है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ सकती है। उस पर हम कह रहे हैं कि डिपेंड नहीं करता करंट, तो टेम्परेचर बढ़ने से करंट वैसे तो चेंज होना नहीं चाहिए। तो फिर ये कहाँ से चेंजमेंट आ रहा है, हमको पता तो है कि भी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत 10th क्लास में सुनोगा आपने कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, यानी कि आपने वैसे देखा भी होगा प्रैक्टिकली कि गर्मियों में लाइट कम आती है, मतलब डीम लाइट आती है। उसकी वजह यही होती है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो आपको कम सप्लाई हो रही है, रास्ते में लॉस ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे क्या हुआ, तो उसमें डायरेक्टली डिपेंडेंस नहीं है थर्मल वेलोसिटी पे करंट की, लेकिन इनडायरेक्ट है। वो क्या, और डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी थर्मल पे, लेकिन इनडायरेक्ट है। क्या है वो समझते हैं। अगर थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, अगर वो तेज भागा तो वो जल्दी भिड़ेगा, और अगर वो जल्दी भिड़ गया तो एवरेज टाइम घट जाएगा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। समझे। तो इस वजह से ये टो डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाती है। देखो वैसे लग रहा था कि शायद वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करती हो, टेम्परेचर पर डिपेंड तो थर्मल करती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। और टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल बढ़ती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, क्योंकि वो टो घट जाता है, जल्दी भिड़ता है, वो एवरेज स्लाइडिंग जो होती है उसकी क्या होती है, वो कम रह जाती है। ठीक, तो ये आया हमारे पास एम के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी फिर तो ये बढ़ ही जाएगी। तो ये केस था हमारा। अब अगर आगे इसमें
वहीं से मतलब ये चीज़ निकल के आ रही है जो मैंने लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है और टो घटता है और इस वजह से कंडक्टिविटी घट जाती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस में मेन तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये छोटा सा पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था आज करंट का। इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसमें, या सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चीज़ का यूज़ हमारा होता है सेमीकंडक्टर में जाकर के आगे, अभी उससे पहले तो नहीं आएगा। हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत पूछे गए हैं बोर्ड में पहले, आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देखें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज इसमें इतना ही था, बाकी फिर देखते हैं।